रिश्ते विश्वास से चला करते हैं। रिश्तों में अगर विश्वास कायम है, वफ़ादारी कायम है, एक दूसरे के ऊपर यकीन कायम है, तो ये रिश्तों की ज़िंदगी काफ़ी लंबी होती है। लेकिन इन्हीं रिश्तों में अगर धोखेबाजी शामिल हो जाए, बेवफ़ाई शामिल हो जाए, विश्वास एक दूसरे के ऊपर से उठ जाए, फिर रिश्ते नहीं चल पाते। वो रिश्ता हमारे आपके घर के हों, समाज के हों, या फिर व्यक्तिगत मामले के हों, या राजनैतिक मामले के हों। जब मामलों में विश्वासघात होने लगता है, फिर वहाँ से सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, एक दूसरे की नज़रों में इंसान गिर जाता है। और कभी कभी विश्वासघात इतना बड़ा आदमी कर देता है एक आदमी के साथ कि उसका दिल टूट जाता है, उसे गुस्सा बहुत आता है और बदले की आग में वो जलने लगता है, फिर बदला लेता है। सब मिला जुला करके धोखेबाज को बहुत ही घाटा उठाना पड़ता है। इसलिए ज़िंदगी में इंसान को धोखेबाज नहीं बनना चाहिए, बल्कि वफादार बनना चाहिए। लेकिन कभी कभी बात ऐसी होती है कि धोखेबाज ऐसे निकल जाते हैं जिनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे धोखेबाज को, तो फिर आगे चल के वो और किसी को धोखा देगा और इसकी ये फितरत बन जाएगी। इसलिए धोखेबाज को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हालात ऐसे आ जाएं कि बुराइयां और आगे बढ़ने की संभावना हो, आगे बढ़ने के लिए और खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, हालात और बिगड़ सकते हैं, तो फिर धोखेबाज को, बेवफा आदमी को, धोखा देने वाले इंसान को सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी होने लगता है। आज जिसकी बात यहाँ पे होने जा रही है, जिस शख्स की बात होने जा रही है, उस शख्स ने अपने दुश्मनों को, जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, उन्हें इस तरह से सबक सिखाया, इस तरह से सबक सिखाया, उनकी बदनामी ऐसी हुई इस दुनिया में, इस पूरे संसार में, कि उन्होंने लोगों को पैसे दे दे करके इतिहास को बदलने की कोशिश की, लिखवाने की कोशिश की, अपनी बेइज्जती को किताबों से हटवाने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है, सच्चाई आखिर कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाती है और ये सच्चाई मिट नहीं सकी। सच्चाई को वो नहीं मिटा पाई, सच्चाई को मिटाने में कामयाब नहीं हो पाए। और जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया, अपने धोखेबाज लोगों को ऐसा सबक सिखाया, ऐसी मिसाल कायम की, सबक सिखा के उन्हें सज़ा दे करके, कि हमेशा के लिए वो इंसानी दुनिया में हमेशा के लिए सीख हो गई लोगों के लिए। लोग उनसे सीख लेते आएंगे और ये एक यादगार लम्हा होगा, एक सीखने की चीज़ होगी, एक मोटिवेशन की चीज़ होगी। आज जिस शख्सियत की बात यहाँ पे होने जा रही है, उस शख्सियत का नाम है सुल्तान औरंगजेब। जी हाँ, एक नए वीडियो को फिर से लेके आपके सामने हाजिर है औरंगजेब के बारे में। आपको बताते चलें कि औरंगजेब ने काफ़ी समय तक हिंदुस्तान में हुकूमत किया, लगभग 50 सालों तक। और इन 50 सालों में औरंगजेब ने बहुत सारे राजनीति के नए नए आयाम को छुए, बहुत सारा अपने राज्य का विस्तार किया। लेकिन उसके इस शासन में उसके जो बाप दादा थे औरंगजेब के बाप दादा के समय में ही अंग्रेज यहाँ भारत में आए, व्यापार के उद्देश्य से, कि हम बिजनेस के लिए आए हैं, और उन्हें इजाज़त भी दे दी गई कि आइए बिजनेस करिए। और वो बिजनेस करते रहे। लेकिन चूंकि इनकी नीयत खराब होती है, ये धीरे धीरे भारत को अपनी जागीर समझने लगे और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम समझने लगे। शुरू में इन्होंने, जो यहाँ के सुल्तान थे, जो बादशाह थे, उनके साथ बड़ा ही तालमेल रखा और फिर इनकी पीछे पीछे धोखेबाजी भी शुरू थी। धीरे धीरे जगह जगह पे ये व्यापारिक केंद्र बनाए अपना, मुंबई में, बंगाल में, गुजरात में, सूरत, ये बहुत सारी ऐसी जगहें थी हिंदुस्तान में जहाँ पर इन्होंने अपने अपने केंद्र बनाए और वहाँ पर ये बिजनेस का अपना वो कारोबार शुरू किए। लेकिन ये बात उस समय की है जब अंग्रेज जो है, अंग्रेज़ों का सामना हुआ औरंगजेब से। वैसे तो औरंगजेब के समय में भी इनका जो कारोबार था वो चल रहा था, लेकिन चूंकि नीयत में इनके खोट था, तो सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आती। घटना दरअसल ऐसी है कि ये बात उस समय की है जब अंग्रेज यहाँ पे व्यापार के लिए आए थे हिंदुस्तान में, और उनका व्यापार चल भी रहा था आराम से। ये भारत से जो है, यहाँ के जो सामान होते थे, जैसे गुड़ हो गया, कपास हो गया और रेशम हो गया, ये सारी चीज़ें लेके इंग्लैंड जाते थे और फिर वहाँ से उनको रूप चेंज करके उनसे सामान बना करके और वहाँ की और सारी चीज़ें ला करके हिंदुस्तान में महंगे दामों पर बेचते थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उसकी स्थापना 16वीं सदी में हुई हिंदुस्तान में। और घटना उसी समय की है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुखिया था, जो प्रमुख था, उसका नाम था जोजाया चाइल्ड। जी हाँ, जोजाया चाइल्ड उसका मुखिया था और उसके देख रेख में, उसके निर्देशानुसार ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी यहाँ पर। उसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसका मुखिया और इसके तमाम सारे लोग जो है, उस समय सुल्तान के साथ ये
बातचीत करते हैं कि व्यापार के लिए उनसे टैक्स ना लिया जाए, और इस पे सुल्तान की रजामंदी भी हो जाती है कि चलिए आप लोग व्यापार कीजिए, लेकिन आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो भी सामानों की कीमत होगी उसका 3.5% आपसे ले लिया जाएगा, वसूला जाएगा। लेकिन व्यापार में आपके व्यापार पे कोई उस तरह का टैक्स नहीं लगेगा जैसा कि आम लोगों के ऊपर लगता है। इस तरह से कंपनी काम कर रही थी अपना हिंदुस्तान में, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जो है भारत में और सारे लोग भी आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली, बहुत सारे लोग थे। तो इन्होंने भी, जब इनको जानकारी मिली होगी कि इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है हिंदुस्तान में, तो ये जा कर के सुल्तान के साथ ये भी बातचीत की, बादशाह के साथ, और इसी की तरह जो है वो बादशाह को राजी कर लिए कि आप भी हमसे टैक्स ना लीजिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती है वैसे हमको भी करने दीजिए। तो होते जाते सुल्तान ने उस समय रजामंदी भी दे दी कि ठीक है चलिए आप लोग भी काम करिए इसी तरह से। अब कुछ समय बाद जब इसकी खबर जो है जोजाया चाइल्ड के पास पहुंचती है, जो कि मुखिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जब उसके पास पहुंचती है तो ये बौखला जाता है पूरा एकदम कि जो है हम लोग जिस तरह समझौता किए थे बादशाह के साथ उसका फ़ायदा जो है ये लोग कैसे उठा सकते हैं, क्यों उठा सकते हैं, जबकि रियासत जो है, साम्राज्य, सल्तनत जो है वो औरंगजेब का था। तो अब बादशाह ये है, ये किसी को इजाज़त देने वाला ना देने वाला ये बादशाह की मर्जी थी भाई। ये एक कंपनी को इजाज़त दे, 10 कंपनियों को इजाज़त दे, ये इसके हाथ में था, बादशाह के हाथ में। लेकिन जोजाया जो था, जोजाया चाइल्ड, वो बड़ा ही गुस्सा हो गया और वहीं से तुरंत आदेश दिया कि जाओ जो है, जो मुग़ल लोगों की जहाज़ें हैं जो समुद्र में जाती हैं उनका रास्ता काट दो, जिससे इनका व्यापार बाधित हो जाए, और जो जहाज़ें मिलें उनको लूट लो। ये फरमान जारी कर दिया और वहाँ से कुछ सैनिकों को भी भेज दिया, जाओ जो है मुकाबले के लिए। अब देखिए ये कितनी नासमझी की काम थी जोजाया चाइल्ड की। इसीलिए चूँकि जोजाया चाइल्ड की वजह से ये जंग हुई थी, इसलिए जंग चाइल्ड के नाम से भी इस जंग को जाना जाता है। और ये बहुत बड़ी सीख लेने की घटना है यहाँ से कि जब कोई धोखा दे तो उसे किस तरह से सबक सिखाना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे हम सीख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद जो है वो लोग आए जोजाया चाइल्ड की तरफ से भेजे हुए लोग, और यहाँ पे जब आदेश मिला इनको तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करना शुरू कर दिए। जो मुग़लों के जहाज़ थे उनके रास्ते काट दिए और कुछ पे हमले किए, उनके सामान भी लूट लिए। और ये खबर जब सुल्तान के पास पहुँचती है, यानी बादशाह औरंगजेब के पास पहुँचती है, तो बादशाह औरंगजेब, भाई कहाँ इतने बड़े बादशाह, फिर ये कैसे बर्दाश्त होते हैं। बादशाह औरंगजेब ने हुक्म दिया अपने लोगों को, अपने जो उस समय के जगह जगह के एक एक इलाके के जो इन्होंने गवर्नर को नियुक्त किया था, उनको आदेश दिया कि इन सबको घेर लिया जाए, अपने अंडर में ले लिया जाए और इन्हें लेके आया जाए। उसके बाद जा कर के जो है इनकी सेना जो होती है औरंगजेब की, वो अपने हिसाब से काम करती है और बड़ा ही एक स्ट्रांग, शक्तिशाली, हिम्मतवर, शेरदिल जो भी कह लीजिए। उस समय एक थे सैनिक जो है, सेनापति कह सकते हैं उनको, या गवर्नर बोल सकते हैं, बड़े हिम्मती, बड़े शेरदिल थे। इनका नाम था सीदी याकूत, और उन्हें याकूत नाम से सिंपली बोल सकते हैं। याकूत क्या किए, जा करके बम्बई में, महाराष्ट्र में, जो ये रहने के लिए कोठी बनवाए थे, अपना किला जिसको बोल सकते हैं, उसको जा कर के घेर लिया चारों तरफ से। और तोप दागा जब, तो सब एकदम हैरान हो गए कि अब तो हम लोग मुग़ल सेना से घिर गए हैं। और चारों तरफ याकूत ने झंडे अपने लगा दिए मुग़ल सेना के। इनके होश उड़ गए, पूरे अंग्रेज़ों के हक्का बक्का हो गए, और वहाँ से ये जिस भी हाल में थे इधर उधर से भागना शुरू किए। यहाँ तक बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि लोग सही से शरीर पे, जिस्म पे उनके कपड़े भी नहीं थे, कुछ अर्धनंगे थे, और जैसे भी थे सब इसी तरह से भागे जो है वहाँ से, और जा कर के उस किले के अंदर छुप गए जो महाराष्ट्र में था। उसके बाद जो है ये काफ़ी दिनों तक घेरे रहते हैं, उसमें बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है इधर उधर से। तो पहले तो ये शुरू में अंग्रेज़ सामना करते हैं, लेकिन फिर आखिर कब तक सामना करते हैं इतनी बड़ी फ़ौज के आगे, और अंत में इन्हें हार मान लेना पड़ता है। फिर लास्ट में इनकी जब दाल गलती नहीं है, कुछ चलता नहीं है चारा इनका, तो ये भागे भागे जो है आते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 2 दूत भेजे जाते हैं, 2 जो औरंगजेब के पास आते हैं। और फिर जब ये हाजिर होते हैं औरंगजेब के सामने दरबार में, तो इन्हें हुक्म दिया जाता है कि ज़मीन पे लेट जाओ। और आपको ये भी बताते चलें, जब ये औरंगजेब के सामने आते हैं ना दरबार में, तो इनके हाथ बंधे होते हैं पीछे, सर झुके होते हैं, बिल्कुल एकदम
कि बदहाल एकदम भिखारियों की तरह कह सकते हैं आप, उस हाल में आते हैं औरंगजेब के सामने। और जब ये पहुँचते हैं तो पहले इन्हें डांट करके हुक्म दिया जाता है कि पहले ज़मीन पे लेट जाओ। ये ज़मीन पे लेट जाते हैं, नाक रगड़ते हैं अपने औरंगजेब के सामने, और फिर इनसे बड़े गुस्से वाले लहजे में पूछा जाता है कि बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, ऐसा क्यों किया तुमने। तो ये लोग गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं कि जो है सबसे पहले तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमने जो गलती की, जो हिमाकत की, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, हम माफ़ी चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए हमसे, जो लाइसेंस वगैरह जब्त कर लिया गया, उसको वापस कर दिया जाए। तो चूँकि बादशाह औरंगजेब काफ़ी दूरदर्शी थे, और बादशाह तो भाई बादशाह होता है, इन्होंने बहुत सख्ती के साथ हुक्म दिया कि व्यापार करने की इजाज़त तो हम दे रहे हैं, लेकिन आइंदा फिर कभी इस तरह से होना नहीं चाहिए। और ये जो तुम्हारा लीडर है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये जोजाया चाइल्ड, आइंदा फिर कभी हिंदुस्तान में दिखना नहीं चाहिए, वो हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाए, इसी में भलाई है। इस तरह से औरंगजेब ने उन्हें सख्त चेतावनी दी, और जोजाया चाइल्ड को हमेशा के लिए भारत छोड़ के जाना पड़ा। ये औरंगजेब की हुकूमत थी जिसके समय में हिंदुस्तान को इतने सालों तक गुलाम बनाकर रखने वाले ये जो अंग्रेज़ थे, वो आके नाक रगड़े औरंगजेब के सामने। औरंगजेब ने दिखाया दुनिया को, सबको सबक सिखाया कि देखो, रिश्ता जो है उसमें वफादारी चाहिए। अगर वफादारी निभाओगे रिश्ते में तो ये बहुत दिनों तक चलता है, ये ताउम्र चलता है, इसकी ज़िंदगी बड़ी लंबी होती है। लेकिन अगर रिश्तों में वफादारी नहीं रहेगी, रिश्तों में धोखा रहेगा, फरेब रहेगा, दिल में खोट रहेगा, दिल साफ नहीं रहेगा, नीयत अच्छी नहीं रहेगी, इसमें धोखेबाजी होगी, तो फिर यही अंजाम होने वाला है। जो कुछ आमदनी का जरिया होता है, जो कुछ मिलता है, वो भी बंद हो जाता है। मुग़ल सैनिकों की संख्या कहाँ 9 लाख के करीब, और ये 300 के आसपास सिपाहियों को लेकर के जोजाया चाइल्ड जो था वो लड़ने आया था मुग़ल सेना से। सोचिए ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है इंसान की। और जैसा कि नाम भी था उसका जोजाया चाइल्ड, और चाइल्ड का मतलब बच्चा होता भी है, तो बिल्कुल ये बचकाना हरकत की थी। ऐसा ये बिल्कुल ऐसे ही काम था जैसे सूरज के सामने कोई दिया लेके खड़ा हो जाए, मोमबत्ती जला के खड़ा हो जाए, उसे रोशनी दिखाने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं होता। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़े शक्तिशाली सुल्तान जो है, बादशाह औरंगजेब से लड़ने के लिए चला आया 300 के आसपास सैनिकों को लेकर के। और कहाँ 9 लाख सैनिक यहाँ पे थे। बंगाल में सैनिकों की तैनाती, हिंदुस्तान के कोने कोने में सैनिकों की तैनाती, इतनी ताकतवर सेना और 300 के आसपास सैनिक लेकर के ये लड़ने चला आया जोजाया चाइल्ड। इसमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। सब मिला जुला करके ये जो घटना है, सबसे हम सभी को सीख लेने की ज़रूरत है। और सीख यही मिलती है कि देखिए, हमारे व्यक्तिगत मामले हों या सामाजिक मामले हों, राज्य के मामले हों, देश के मामले हों या अंतर्राष्ट्रीय मामले हों, जैसे भी हों, रिश्तों में अगर वफादारी है तो ये रिश्ते बहुत दिनों तक चलते हैं, ताउम्र चलते हैं। रिश्ते भाई बहन के हों, शौहर बीवी के हों, या जो भी रिश्ते हों, हर रिश्ते में वफादारी होनी चाहिए। ये एक घटना हमें ये सिखाती है कि जब कभी हमें इस तरह से, जिसके ऊपर हम इतना विश्वास करें, और इस तरह से वो धोखेबाज निकल जाए, तो फिर हमें किस तरह से सबक सिखाना चाहिए। ज़िंदगी में हमें जिसके साथ भी पार्टनरशिप करें, जो भी करें, जैसे भी तय करें, लेकिन चौकन्ना हमेशा रहना चाहिए। नीयत कब खराब हो जाए किसकी, ये कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए हमेशा इंसान को सतर्क रहना चाहिए। और देखिए, इस दुनिया में इंसान को कोई हमेशा के लिए रहने के लिए आया नहीं। दुनिया सबको छोड़ के जाना है। ये किराए का घर है। दुनिया जो है, ज़िंदगी 4 दिन की है। इसमें झूठ, फरेब, मक्कारी और बुराई का रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए। इसमें जात से किसी के कोई लेना देना नहीं है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे इंसान को सिर्फ एक इंसान को देखना चाहिए, वफादारी दिखानी चाहिए। यहाँ पे जाति, धर्म, मजहब और दाढ़ी वाला या टीका वाला, इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। वो अंग्रेज है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है, इन सबसे कोई वास्ता नहीं है यहाँ पे। बस वास्ता सिर्फ इतना है कि इंसान को जब भी कोई रिश्ता हो, जिससे भी जुड़े, उसमें वफादारी दिखानी चाहिए। ये वफादारी है जो रिश्तों की उम्र बढ़ा देती है। और विश्वास से ही तो जुड़ी है ये दुनिया, एक दूसरे के दिल जुड़े रहते हैं। विश्वास की डोर, विश्वास की तार, अगर इसको हम मजबूत रखें ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं। ये विश्वास ही होता है जो हमें कामयाबी की सीढ़ी पे आगे बढ़ाता है। विश्वास ही होता है जो बुलंदियों पे हमें लेके जाता है। एक विश्वास ही है लोगों के अंदर जो लोग चाँद पे पहुँचे। एक विश्वास ही है जो
औरंगजेब ने हिंदुस्तान की सरजमी पे इतने सालों तक हुकूमत किया। एक विश्वास इंसान के अंदर होता है कि एक इंसान बिल्ली को देख के डर जाता है, और जो विश्वास करता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, वो शेर से लड़ जाता है और शेर से जीत भी जाता है। एक विश्वास ही होता है जो इंसान कठिनाइयों को झेलता हुआ, मुश्किलों को झेलता हुआ एक रोज इतनी बुलंदी पे जाके खड़ा हो जाता है जहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों की सोच तक नहीं पहुँचती है। तो विश्वास की डोर हमेशा मजबूत रखना चाहिए, रिश्तों में वफादारी निभानी चाहिए। और दुश्मन अगर ऐसा हो या धोखेबाज ऐसा हो जिससे ये खतरा हो कि आगे चल के ये और बुराई फैलाएगा, इसको अगर माफ़ कर दिया जाए तो फिर ये ऐसे ही नुकसान पहुंचाएगा लोगों को, तो उसे सबक सिखाना ज़रूरी होता है और सख्त फैसला लेना ज़रूरी होता है। हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में इन सारी ऐतिहासिक घटनाओं से ये सीख लेने की ज़रूरत है, और सीख लेनी भी चाहिए नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको, कि जो भी चीज़ें बुराई को बढ़ाने वाली हों उन्हें बढ़ावा हमें नहीं देना चाहिए, कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस घटना को अंग्रेज़ों ने छुपाने के लिए कि उनकी बेइज्जती नहीं हुई, बदनामी नहीं हुई, उन्होंने अपने देश के इतिहासकारों को बहुत सारे पैसे दिए कि इस घटना को उल्टा लिखो कि इसमें जो है अंग्रेज़ों की जीत हुई और अंग्रेज़ों को इस तरह से नहीं बेइज्जत होना पड़ा औरंगजेब के सामने, अंग्रेज़ बहुत बहादुर थे, बड़े महान थे। इस तरह की बातें लिखवाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। सच्चाई उससे पहले ही सामने आ चुकी थी और लोग सच और झूठ दोनों को अच्छी तरह से जान सके। तो ये अंग्रेज़ थे जिन्होंने हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की, जाते जाते इसी जाल में उलझा के चले गए। इस बात को हम सभी को सीखने की ज़रूरत है, हम सभी को पढ़ने की ज़रूरत है। हम सभी को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सच को जानना चाहिए, सच को पढ़ना चाहिए, ताकि हम सच्चाई को समझ सकें और आपस में ये जो 4 दिन की ज़िंदगी है, ये जो छोटी सी ज़िंदगी मिली है, इसमें प्यार से, मोहब्बत से, दिल के डोर को एक दूसरे से बांध करके, विश्वास की डोर को एक दूसरे से बांध करके हम चैन सुकून की ज़िंदगी जी सकें, हम प्यार से रह सकें और अपने इस मुल्क भारत की, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, जो अनेकता में एकता वाली बात है, इस मिसाल को पूरी दुनिया में कायम रख सकें हमेशा के लिए। एक खिला हुआ फूल जैसे होता है उस तरह से अपने मुल्क भारत, हिंदुस्तान को दिखा सकें पूरी दुनिया में। और जब कोई दुश्मन अपना बन के, दोस्त बन के फिर लूटने की कोशिश करे तो उसे इसी तरह से सबक सिखाएं, जैसे बादशाह औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को सिखाया, जैसे जोजाया चाइल्ड को सिखाया और ईस्ट इंडिया कंपनी को सिखाया, और उसने जो दूत भेजे थे उनको सिखाया। इस तरह से सबक सिखाने की ज़रूरत होती है। हमें हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और बुराई को हमेशा फैलने से रोकना चाहिए। बुराई जैसे भी हो, उसमें धर्म का चश्मा पहन के, जाति का चश्मा पहन के कभी भी हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुराई जो है वो जाति, धर्म, मजहब नहीं देखती है, वो सिर्फ बुरी होती है और इंसान को बुरा बनाती है और इंसान को बर्बाद करती है। इसलिए सच को मानिए, सच का साथ दीजिए, सच के साथ चलिए और अपने इस मुल्क भारत के लिए, इसकी खूबसूरती के लिए हमेशा आप सच्चाई का साथ दीजिए, सच का दामन थाम के मुल्क भारत की शान हमेशा बढ़ाते रहिए।